अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 2006 से 2020 तक के जितने भी साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, तो उसकी धारिता क्या होगी, यानी उसकी उष्मा धारिता हीट कैपेसिटी पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है 250 कैलोरी, ऑप्शन बी है 250 कैलोरी पर सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 25 कैलोरी, ऑप्शन डी है 25 कैलोरी पर सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए बच्चों, उष्मा धारिता निकालना है। उष्मा धारिता यानी इंग्लिश में इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं और इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, C बराबर में M गुने S। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या है, उष्मा धारिता है, M क्या है, मास है, S क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो देखिए, तो मास कितना दे रखा है द्रव्यमान, तो आप लोग बोलिएगा सर 500 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ लिख लीजिए 500 ग्राम। गुने में S यानी स्पेसिफिक हीट कितना है, विशिष्ट उष्मा कितनी है, 0.5 है, तो गुने में 0.5 लिख लीजिए। 1 से 1 0 कैंसिल, तो 50 गुनी 5 कितना होता है, 250। तो 250 कैलोरी पर सेंटीग्रेड होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैलोरी मत कर आ जाइएगा, पर सेंटीग्रेड भी होता है इसके साथ। जब भी उष्मा धारिता पूछे तो कैलोरी पर सेंटीग्रेड, यानी 250 कैलोरी पर सेंटीग्रेड जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य है, ठीक है, क्या है, 0 है, 150 जूल है, 980 जूल है या 1500 जूल है। यानी एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर कितना मीटर तक चलता है बच्चों, 10 मीटर तक चलता है। तो यही पूछा है कि यात्री द्वारा जो अटैची पर किया गया कार्य होगा, वर्क, वो क्या होगा, 0 होगा, 150 जूल होगा, 980 होगा या 1500 जूल होगा। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि बच्चों अटैची का जो भार है ना, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और इस दिशा में अटैची में कोई भी विस्थापन ही नहीं हुआ है ना। तो अटैची पर किया गया जो कार्य होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस तरह से याद करना है कि भाई देखिए, अटैची का जो भार है, यहाँ पे अटैची का जो वेट है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और इस दिशा में अटैची में ना कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो अटैची पर जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस है, क्या है, अम्लीय है, ये क्षारीय है, ना अम्लीय ना क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जल्दी से बता दीजिए, और ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, आपके पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए हाइड्रोजन गैस क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन क्या है, ये एक प्रकार का गैस है, ये अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, ये ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय होता है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है ना। तो हाइड्रोजन एक गैसीय द्रव है ना, और इसमें बच्चों कोई भी गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे हल्का एलिमेंट है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन ही पाई जाती है। प्रश्न पूछ लेता है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हाँ जी, तो कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है,
हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, तो वर्नियर का स्थिरांक मान क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको वर्नियर स्थिरांक का मान जो है ज्ञात करना है, वर्नियर स्थिरांक। ठीक है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, जो कि दिया हुआ है कितना, 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देख रहे हो वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, ये दिया हुआ है 0.9 मिलीमीटर। तो इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, यानी मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई को घटा देना है वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई में से। तो ये देखिए मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई ये कितना दे रखा है, 0.9 मिलीमीटर। लेकिन बच्चों देखिए ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में कैसे होगा, नहीं घटा सकते हैं अभी। अब आपको ये मिलीमीटर में जो है ना, इसको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, इसको चेंज कीजिए सेंटीमीटर में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, याद क्या रखना है, 1 मिलीमीटर जो है बच्चों ये बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के, ये याद रखिएगा तभी बन पाएगा। तो 0.9 मिलीमीटर था, तो हमने क्या किया, बटा 10 कर दिया, तो ये चीज़ जो है बच्चों अब सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो ये कितना होगा देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतने को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 सेंटीमीटर, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि इतने को जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। और अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है, दोनों को घटा लीजिए। तो अब यहाँ आप लोग आपस में घटा दीजिए इन दोनों को। तो 0.1 था और 0.1 में से घटाना है बच्चों 0.09 को। ठीक है, तो देखिए 10 में से 9 जाएगा, एक आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य है, जबकि स्मॉल जी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, यानी सामर्थ्य का मतलब समझते हैं जी, पावर, शक्ति, इसको शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति निकालना है आपको, पावर। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1800 वाट, 7200 वाट, 4500 वाट या 3600 वाट। देखिए स्टूडेंट, आज थोड़ा बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ही पेन भी हो रहा है गला में, सो थोड़ी सी आवाज़ जो है स्लो आ रही होगी, जिसके कारण मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बट वो तो एग्ज़ाम है आप लोग का, इसीलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि जूम ऐप पे भी क्लास चलता है, तो वहीं क्लास देते देते काफ़ी ज़्यादा जो है थकावट महसूस होने लगती है। बट फिर भी मैं आता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं शुरू से और अभी भी करते हैं, सो आप लोग का प्यार ही खींच कर लेकर आ जाता है मुझे। ठीक है ना, तो बस बच्चों आप लोग पढ़िए, मुझे रिजल्ट चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, हाँ जी, तो पंप की सामर्थ्य यानी पावर, ये जो है आपको निकालना है। तो बच्चों पावर बराबर क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, W/T होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो W है ना, क्या है, वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वर्क डन, ये W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ये जो W है यहाँ पे वर्क डन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो W बराबर हम लोग लिखते हैं बच्चों M×G×H भी लिखते हैं। तो ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बच्चों मास भी दिया हुआ है ना, और ये स्मॉल g का भी मान दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है। तो यहाँ ये W है, क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो अब यहाँ W जो है इसको लिख देंगे M×G×H, W बराबर M×G×H हो जाएगा। और अपॉन में टाइम कितना है, तो देख ही रहे हो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लिख दीजिएगा। M कितना है बच्चों, 180 है, बना दीजिए, अब तो बन जाएगा। G कितना है, 10 है, H कितना है, 4 मीटर है, और अपॉन में 2, तो 2 दूनी 4। तो देखिए, तो अब 180 में 10 से गुना कीजिएगा 1800, और 1800 दूनी 3600, तो 3600, और पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो 3600 वाट
आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है या एल्यूमिनियम है? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से है बच्चों? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, एयू यानी सोना। तो सोना जो है ये स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व है, स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है। बात करेंगे एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? एयू का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो बच्चों 79 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का स्रोत है। क्या स्रोत है जी? वनस्पति या कृत्रिम या खनिज या जंतु? जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। यानी क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का स्रोत है, क्या स्रोत है इनमें से? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एंटीटॉक्सिन जो है, एंटीटॉक्सिन ये जंतुओं में पाया जाता है ना। तो एंटीटॉक्सिन जो है ये कुछ जानवरों या फिर बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होते हैं और उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीटॉक्सिन जो है जंतुओं में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है निम्न में से डिटर्जेंट है, इन चारों में से कौन सा डिटर्जेंट है? टैपलॉन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है बैकेलाइट, चौथा ऑप्शन है सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, इन चारों में से कौन सा डिटर्जेंट है? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है ये क्या है? एक डिटर्जेंट है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों याद रख सकते हैं आप लोग, C12H25 है ना, OSO3 और Na, यही होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट का केमिकल फार्मूला, C12H25, ठीक है, फिर इसके बाद O और SO3 और Na, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व दोगुना बनता है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जब भी क्वेश्चन में बोले ना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये क्या होता है हमारा? ये आवर्धन होता है, m होता है। तो m जो है यहाँ पे 2 गुना दे दिया गया है, m बराबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये जो है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु दूरी दे दिया है, u दे दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। और बच्चों u जो है हमेशा निगेटिव होता है, चाहे आप उत्तल लेंस की बात करें, चाहे आप उत्तल लेंस की बात करें, चाहे कनकेव लेंस, चाहे कन्वेक्स लेंस, u जो है आपका निगेटिव होता है। तो -15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद ये 2 गुना है, ये क्या है? m है। तो एक फार्मूला होता है m यानी मैग्नीफिकेशन, जिसको आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। तो बच्चों यहाँ से मुझे ये बताइए m कितना दिया हुआ है आपको? m 2 गुना है और बराबर में v और अपॉन में u कितना है? -15 है। तो यहाँ से v निकल कर आ गया बच्चों, v बराबर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों u भी पता है, v भी पता है और f निकालना है। f निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस किस नेचर का है, अवतल है या उत्तल है। तो आइए अब हम लोग f निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे u जो है आपको -15 दे दिया गया है और v भी आप लोगों ने निकाल लिया कितना? -30, ठीक है ना। तो अब यहाँ से f निकालना है, तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस का सूत्र होता है 1/f = में 1/v माइनस में 1/u, ठीक है। तो v कितना है बच्चों? v है -30 और माइनस हो जाएगा, और 1/ में u कितना है? ये -15 है, ठीक है। तो f ही निकालना है ना। तो 1/f
अब देखिए इतने को सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस इसको मैं प्लस ही कर देता हूँ, डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बताइए 30 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, 30 आएगा, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखिए तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/30, 1/f कितना आया, 1/f जो आया, 1/f कितना आया, 1/f बराबर में 1/30, तो f बराबर कितना आ गया, ये 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए फोकस जो फोकस दूरी है बच्चों, ध्यान से समझना, फोकस दूरी है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ पे देखिए f बराबर 30 सेंटीमीटर आया, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो ये किस लेंस में होता है, f जो है फोकस दूरी वो किस लेंस में प्लस होता है, फोकस दूरी किस लेंस में प्लस होता है, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में फोकस f हो, फोकस दूरी हो, या फिर r हो, या फिर आपका v हो, ये सब क्या होते हैं, सब जो है प्लस में होते हैं, ठीक है, हाँ जी प्लस में होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से समझ सकते हो बच्चों, फोकस दूरी धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसीलिए लेंस जो होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है, द्रवनांक पर, क्वथनांक पर, संयोजकता पर, या परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। जल्दी से जवाब दीजिएगा, यानी तत्वों में जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करती है, हाँ जी जल्दी से बताइए, तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण ये आवर्त फलन पर निर्भर करती है, यानी परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। जी हाँ दोस्तों, तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर निर्भर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का बड़े स्तर पर मृदीकरण किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है बच्चों, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम द्वारा, या परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा, या फिर विद्युत अपघटन द्वारा, या आसवन विधि द्वारा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल का बड़े स्तर पर मृदीकरण किया जाता है, यानी वाटर सॉफ्टिंग इज डन ऑन ए लार्ज स्केल। जल्दी से, जल का बड़े स्तर पर मृदीकरण किया जाता है, किस मेथड के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जल का बड़े स्तर पर मृदीकरण जो है परम्यूटेट प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, और इससे क्या होता है बच्चों, जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है, इससे जल की स्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का व्यास होता है, कितना होता है, 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के बीच में, या 10 के पावर -5 से कम और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक, या फिर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से छोटा। जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, द डायमीटर ऑफ कोलाइडली पार्टिकल्स इज, कोलाइडली कणों का व्यास कितना होता है बच्चों। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। तो कितना, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 के पावर -5 से कम और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इसका आकार बड़ा होने के कारण इन्हें जो है आंखों से भी देखा जा सकता है, जितने भी कोलाइडली पार्टिकल्स हैं इन सबको आंखों से भी देखा जा सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है बच्चों टिंडल प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम, मरकरी,
हीलियम ऑस्मियम। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक में कई बार पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सीजियम, देन आप लोग का आंसर सही है। तो सीजियम जो है ये न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तब क्या आंसर कीजिएगा बताइए। अगर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा बच्चों सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो क्या आंसर दीजिएगा? तब ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा? हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलयता यानी सॉल्युबिलिटी ये क्या होती है? बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है? जल्दी से बता दीजिए। ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है? जल्दी से बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, कुछ पदार्थों की सॉल्युबिलिटी यानी विलयता बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। क्या पॉइंट याद करना है? सामान्यतः ठोस पदार्थों की, लिख लीजिए, ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है ना। ठोस पदार्थों की विलयता यानी सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है ना। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि बात करेंगे किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। तो किसी भी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से क्या होती है बच्चों? घटती है, ताप बढ़ाने से घटती है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं यानी द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए गैस फ्लेम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, नीला क्षेत्र या ज्योतिहीन क्षेत्र? ये आपके पैरामेडिकल में आ रखा क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए, गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है यानी बोल सकते हो गैस की फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। गैस की फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए, गैस की फ्लेम की जो सबसे गर्म भाग होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहा। आप लोग जो है, अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, क्लास ओवर होने वाली है, तो क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि आप लोग ने अपना प्रीवियस पेपर कंप्लीट किया भी या नहीं किया, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।